last question is, who was the last powerful Mughal ruler? How did the Mughal authority decline after him? लास्ट पावरफुल मुगल रूलर कौन था एंड उनके बाद मुगल अथॉरिटी कैसे खत्म होने लगी? So the answer is Aurangzeb was the last of the powerful Mughal rulers. He established control over a very large part of the territory that is now known as India. After his death in 1707, many Mughal governors, subedars and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. औरंगजेब था वो आखिरी पावरफुल मुगल रूलर थे और उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था अपना कंट्रोल बहुत ही बड़े पार्ट में ऑफ द टेरिटरी जिसको अब कहा जाता है इंडिया। उनकी डेथ के बाद 1707 में जो बहुत ज़्यादा मुग़ल गवर्नर्स थे जिनको सूबेदार्स कहा जाता था और बेग ज़मींदार्स थे, उन्होंने शुरू कर दिया था रिसर्च कराने के लिए अपनी अथॉरिटी और इस्टेब्लिश करे रीजनल किंगडम्स। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. बहुत ज़्यादा जो regional kingdoms थे वो emerge हो रहे थे different parts में इंडिया के, तो जो दिल्ली थी वो नहीं function कर पा रही थी एक effective center की तरह। What was the charter that gave East India Company the power to trade in the East? ऐसा कौन सा चार्टर था जिसने दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए? In 1600, मतलब 1600, the East India Company acquired a charter from ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with the East. 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक चार्टर पास करवा लिया रूलर ऑफ इंग्लैंड से जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ I, जो उनको देता था सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. इसका ये मतलब था कि और कोई दूसरा ग्रुप इंग्लैंड का compete नहीं कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। With this charter the company could venture for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe and sell at higher prices. इस चार्टर की वजह से जो कंपनी थी वो वेंचर कर सकती, मतलब इधर उधर न्यू लैंड्स में जा सकती थी जहाँ से वो खरीद सकती थी गुड्स सस्ते मतलब चीप प्राइस पे और उनको वापस लेके जा सकती थी यूरोप में और उनको बेच सकती थी हायर प्राइसेस पे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. जो कंपनी थी उसको डरना नहीं पड़ता था कंपटीशन की वजह से दूसरे इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज से, और जो मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज थी उन दिनों में वो प्रॉफिट बनाती थी अपने कंपटीशन को हटा के ताकि वो खरीद पाए चीज़ें सस्ते में और उनको बेच सके महंगा। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the Eastern market. जो रॉयल चार्टर था वो नहीं प्रिवेंट कर सकता था दूसरी यूरोपियन पावर्स को ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर करने के लिए। So the third question is, what is mercantile trade? Mercantile trade is a business enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. जो mercantile trade था वो एक business enterprise है जो बनाती है प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड, खरीदती है गुड सस्ते में और उनको बेचती है महंगे में। What attracted European trading companies to India? So यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया में किसने अट्रैक्ट करा? Fine quality of cotton and silk produced in India had a big market in Europe. जो फाइन क्वालिटी थी कॉटन और सिल्क की जो प्रोड्यूस हुई थी इंडिया में उसकी बहुत बड़ी मार्केट लगती थी यूरोप में। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमम टू वर इन ग्रेट डिमांड। जो पेपर, क्लोव्स, कार्डमम और सिनेमम थे वो ग्रेट डिमांड में थे। कॉम्पिटिशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. जो competition था यूरोपियन कंपनीज के बीच का उसने और ज़्यादा कर दिए प्राइसेस जिस पे इन गुड्स को बेचा जा सकता था, और जो सिर्फ एक अकेला वे था कि जो ट्रेडिंग कंपनीज है वो अपना
अपने ट्रेड को फैला सकें वो ये है कि वो अपने कंपटीशन को हटा दें। Through the 17th and the 18th century, they regularly sank each other's ships, blockaded routes, and prevented rival ships from moving with supplies of goods. Trade was carried on with arms, and trading ports were protected through fortification. 17th और 18th century में वो हर रोज ही मोस्टली एक दूसरे की शिप्स डुबा देते थे, रूट्स ब्लॉक कर देते और प्रिवेंट करते थे अपने ओपोनेंट की शिप्स को मूव करने के लिए सप्लाईज ऑफ गुड्स के साथ। जो ट्रेड था वो कैरी ऑन हुआ आर्म्स पे यानी कि लड़ाई के साथ, और जो ट्रेडिंग पोर्ट्स उनको बचाया गया फोर्टिफिकेशन से। हाउ कुड ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपैंडेड ट्रेड इन बंगाल? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ट्रेड बंगाल में कैसे एक्सपैंड करा? The first English factory was set up on the banks of river Hooghly in 1651. This was the base from which the company's trader, known at that time as factors, were operated. जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री थी वो सेटअप हुई थी बैंक्स ऑफ रिवर हुगली में 1651 में। ये बेस था जब से जो कंपनी के ट्रेडर्स थे जिनको उस टाइम पे फैक्टर्स कहा जाता था वो ऑपरेट होते थे। The factory had a warehouse where goods for export were stored. जो फैक्ट्री थी उसके पास एक वेयरहाउस था जहाँ पे जो गुड्स थे एक्सपोर्ट के लिए उनको स्टोर करा जाता था। And it had offices where companies officials sat. और इसके पास ऑफिसेस भी थे जहाँ पे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बैठते थे। As trade expanded, the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory. ट्रेड जैसे जैसे बढ़ता गया जो कंपनी थी उसने परसुएट करा मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को आने के लिए और सेटल होने के लिए फैक्ट्री के पास। By 1696 it began building a fort around the settlement. 1696 तक उसने शुरू कर दिया बनाना एक फोर्ट अपनी सेटलमेंट के अराउंड। 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari rights over 3 villages. 2 साल बाद उसने धमकी दी मुगल ऑफिशियल्स को उनको देने के लिए जमींदारी की राइट्स 3 villages पे। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free. इसने परसुएड करा मुगल एम्परर औरंगजेब को करने के लिए एक फरमान जो उसको देता था Company tried continuously to press for more concessions and manipulate existing privileges. जो कंपनी थी उसने continuously try करा प्रेस करने के लिए more concessions के लिए और manipulate करा existing privileges को। What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? Bengal Nawabs और East India Company की लड़ाई के क्या-क्या areas थे? Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. जो अर्ली 18th सेंचुरी थी तब जो कॉन्फ्लिक्ट थी बिग कंपनी और द नवाब ऑफ बंगाल की वो इंटेंसिफाई हो गई और औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल नवाब थे उन्होंने असर्ट करी अपनी पावर और ऑटोनॉमी। Murshid Quli Khan was followed by अलीवर्दी खान and then by सिराजुद्दौला as the नवाब ऑफ बंगाल। जो मुर्शिद कुली खान था उसको फॉलो करा था अलीवर्दी खान ने और इनको फॉलो करा था सिराजुद्दौला ने नवाब ऑफ बंगाल की तरह। Each one of them was a strong ruler. इनमें से हर एक जो था वो स्ट्रॉन्ग रूलर था। They refused to grant the company concessions and demanded large tributes for the company's right to trade. They denied any right to mint coins and stopped it from extending its fortification. ये सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे उन्होंने मना कर दिया कंपनी को देने के लिए कंसेशंस, उनसे मांगे लार्ज ट्रिब्यूट्स कंपनी की राइट टू ट्रेड के लिए और उसको मना कर दिया मिंट कॉइन्स करने के लिए यानी कि बनाने के लिए कॉइन्स और उसको स्टॉप करा अपनी फॉर्टिफिकेशन को बढ़ाने से। Accusing the company to deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. उन्होंने कहा कि जो कंपनी है वो धोखा दे रही है और उन्होंने क्लेम करा कि जो कंपनी है वो कम कर रही है बंगाल मतलब डिप्राइव कर रही है मतलब ले रही है बंगाल गवर्नमेंट से ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू और ख़त्म कर रही है अथॉरिटी ऑफ द नवाब को। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर ruining the trade of the company and the trade could flourish only if the duties were removed. It also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its forts. जो कंपनी थी उसने अपने पार्ट पे बोला कि जो अनजस्ट डिमांड्स हैं लोकल ऑफिशियल्स की वो डिस्ट्रॉय कर रही है उनके ट्रेड को
कंपनी के ट्रेड को, जो ट्रेड है वो तभी फैल सकता है जब जो ड्यूटीज़ हैं वो हटा दी जाए। उसने ये भी कन्विंस करा कि अगर उनको अपना ट्रेड बढ़ाना है तो उनको अपनी सेटलमेंट को भी बढ़ाना पड़ेगा, विलेजेस खरीदने पड़ेंगे और दोबारा से अपना फोर्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी उनसे कन्फ्रंटेशन हुई और वो फाइनली बन गई फेमस बैटल ऑफ प्लासी। What were the causes and the consequences of the Battle of Plassey? Battle of Plassey के क्या causes और consequences थे? So the answer is when Ali Vardi Khan died in 1756, Siraj-Dowla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concessions and other privileges. जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, तो जो सिराजुद्दौला था वो नवाब बन गया बंगाल का। जो कंपनी थी वो वरीड थी, टेंशन में थी उसकी पावर को लेकर, और वो चाहती थी एक पपेट रूलर को रखना जो अपनी मनमर्जी से उनको सारी ट्रेड कंसेशन दे दे और दूसरी प्रिविलेजेस। सिराजुद्दौला's rebels became the Nawab and infuriated Siraj-Dowla asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। जो सिराजुद्दौला के ऑपोजिशन में थे वो नवाब बन गए, और जो इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला था उसने कहा कंपनी को स्टॉप इंटरफेयर करने के लिए उसके पॉलिटिकल अफेयर्स में, उसके डोमिनियन के स्टॉप करने के लिए, अपनी फोर्टिफिकेशन और रेवेन्यू पे करने के लिए। आफ्टर द नेगोशिएशंस फेल्ड द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कसिम बाजार। जब जो नेगोशिएशंस थी यानी कि बातचीत थी वो फेल हो गई, तो जो नवाब था उसने मार्च करा 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पे जो कि कसिम बाजार में लोकेट थी। वहाँ पे कैप्चर कर लिया कंपनी के ऑफिशियल्स को, लॉक कर दिया वेयर हाउस को, डिसआर्म कर दिया इंग्लिशमैन को, ब्लॉक कर दिया इंग्लिश शिप्स को। देन वो मार्च करे कैलकाटा तक एस्टैब्लिश करने के लिए अपना कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive, reinforced by naval fleets। सुनने के बाद जो न्यूज़ फॉल ऑफ कैलकाटा की जो कंपनी ऑफिशियल्स थे मद्रास में, उन्होंने भेजे फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स। फाइनली इन 1757 जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने छोड़ दी अपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। देन द कॉन्सिक्वेंसेस आर, वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल। जो मेन रीजन था डिफीट ऑफ द नवाब का वो ये था कि जो फोर्सेस थे जो मीर जफर ने भेजे थे, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था, उसने कभी भी बैटल लड़ी ही नहीं। क्लाइव had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। क्लाइव ने मैनेज कर दिया था उसका सपोर्ट को सिक्योर करके, उसने प्रॉमिस करा मीर जफर को बनाने के लिए नवाब जब वो क्रश कर दे सिराजुद्दौला को। जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो फेमस बनी क्योंकि ये पहली मेजर विक्ट्री थी कि जो कंपनी थी वो इंडिया जीत गई। After the defeat at Plassey, Siraj-Dowla was assassinated and Mir Jafar was made the Nawab। प्लासी के पे हारने के बाद जो सिराजुद्दौला था उनकी डेथ हो गई और जो मीर जफर था वो नवाब बन गया। How did the assumption of Diwani benefit the East India Company? In 1765, the Mughal Emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to use vast revenue resources of Bengal। 1765 में जो मुगल एम्पर था उन्होंने अपॉइंट करा कंपनी को एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। जो दीवानी थी उसने अलाउ करा कंपनी को यूज़ करने के लिए वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज बंगाल के। This solved a major problem that the company had earlier faced from the early 18th century. Its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। इसने सॉल्व कर दी मेजर प्रॉब्लम कंपनी की जो फेस करती आ रही थी कई सालों से, जो अर्ली 10th सेंचुरी से जो उसका ट्रेड था इंडिया के साथ वो एक्सपैंड हो गया था, पर उसको खरीदनी पड़ती थी मोस्ट ऑफ द गुड्स इंडिया में उन गोल्ड और सिल्वर कॉइन से जो इम्पोर्ट करे जाते थे ब्रिटेन में। The outflow of gold from Britain slowed down after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani। Now revenues from India could finance companies' expenses। जो आउटफ्लो था गोल्ड का फ्रॉम ब्रिटेन वो स्लो हो गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और वो एंटायरली स्टॉप हो गया आफ्टर द assumption of Diwani। अब जो रेवेन्यूज थे बंगाल रेवेन्यूज थे इंडिया से आने वाले वही फाइनेंस कर सकते थे कंपनी के एक्सपेंसेस को। These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops and meet the cost of building the company's fort and offices at Calcutta। Then the ninth question is, who were Nawabs?
नबोब्स कौन थे? Those who managed to return with well-lit flashy lives and flaunted their riches were known as nabobs, an Anglicized version of the Indian word nawab. जो वापस आए अपनी बहुत ज़्यादा पैसों से भरी लिस्ट के साथ और वो करते थे, मतलब शो ऑफ करते थे अपने रिचेस का, उनको कहा जाता था नबोब्स. ये इंग्लिशाइज वर्जन है इंडियन वर्ड नवाब का. They were often seen as upstarts and social climbers in the British society and were often ridiculed or made fun of in plays and cartoons. ये देखे गए थे as upstarts और social climbers ब्रिटिश सोसाइटी में, और इनका मजाक बनाया गया था प्लेज और कार्टून्स में. Then the 10th question is, who were residents? What purpose did they serve? Resident कौन थे और उन्होंने क्या पर्पस? Residents were political or commercial agents and their job was to serve and further the interests of the company. जो residents थे वो political और commercial agents थे, और जो उनका काम था वो था सर्व करना और फर्दर करना इंटरेस्ट कंपनी के. Through the residents, the company's officials began interfering in the internal matters of Indian states. इन रेजिडेंट्स के थ्रू जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने शुरू कर दिया इंटरफेयर करना इंटरनल अफेयर्स में इंडियन स्टेट के. एक्सप्लेन द सिस्टम और सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस के सिस्टम को एक्सप्लेन करो. Subsidiary alliance was one of the measures taken by the East India Company to subdue Indian state. This system was started by Lord Wellesley. जो subsidiary alliance है ये एक measure है जो लिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सबड्यू करने के लिए इंडियन स्टेट्स. ये सिस्टम शुरू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली से. According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. इस अलायंस के टर्म्स से जो इंडियन रूलर्स हैं उनको अलाउ नहीं करा जाता रखने के लिए अपने इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. वो प्रोटेक्ट करे जाते थे कंपनी से, पर उनको पे करना पड़ता था सब्सिडरी फोर्सेस के लिए जो कंपनी सपोज थी मेंटेन करने के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए. For example, when Richard Wellesley was the Governor General from 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territories in 1801. जब जो रिचर्ड वेलेस्ली था वो गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 तक, तब जो नवाब ऑफ अवध था उसको फोर्स करा गया था देने के लिए आधी अपनी पूरी टेरिटरी कंपनी को 1801 में. How was Mysore's control conquered by British? मैसूर का जो कंट्रोल था वो कैसे ब्रिटिश ने ले लिया? Mysore had grown in strength under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali and his famous son Tipu Sultan. मैसूर जो था वो स्ट्रेंथ में आ गया था जब उसको रूल कर रहे थे ये दो रूलर्स जिनका नाम है हैदर अली और उनका फेमस सन टीपू सुल्तान. Mysore controlled the profitable trade of Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. जो मैसूर था वो कंट्रोल करता था प्रॉफिटेबल ट्रेड जहाँ मालाबार कोस्ट का जहाँ से जो कंपनी है वो खरीदती थी पेपर और कार्डमम. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company. He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help. 1785 में जो टीपू सुल्तान था उन्होंने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम का किसी भी पोर्ट पे उसके टाउन के, और उसने डिसअलाउ कर दिया लोकल मर्चेंट्स को ट्रेड रखने के लिए कंपनी के साथ. उसने एस्टैब्लिश करी क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंच के साथ इंडिया में और उनके हेल्प से अपनी जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज कर दिया. ब्रिटिश वर फ्यूरियस
The British were furious. They saw Hyder Ali and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous rulers who had to be controlled and crushed. जो ब्रिटिश थे वो डरे हुए थे. उन्होंने देखा था हैदर अली और टीपू सुल्तान को. एम्बिशियस मतलब कि उसको ये चीज़ करनी है तो करनी ही है. एरोगेंट मतलब गुस्से वाला. और डेंजरस रूलर्स जिनको उनको कंट्रोल करना था और क्रश करना था. 4 wars were fought with Mysore. फर्स्ट हुई थी 1767 to 69 में, सेकेंड 1780 to 84 में, थर्ड 1790 to 92 में एंड फोर्थ 1799 में. ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. सिर्फ आखिरी बैटल जो थी बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम, उसमें जो कंपनी थी उसने अल्टीमेटली विक्ट्री जीत ली थी. मतलब वो जीत गया था, इसका यही मतलब है. Tipu Sultan was killed defending his capital Seringapatam. Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars, and a subsidiary alliance was imposed on the state. जो टीपू सुल्तान था उनकी डेथ हो गई थी डिफेंड करते हुए. उनका कैपिटल जो था सेरिंगापट्टम और जो मैसूर था वो रख दिया गया था फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी के पास जो थी वुडेयार्ड्स, और एक सब्सिडरी अलायंस उस स्टेट पे इम्पोज कर दी गई थी. व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एंग्लो मराठा वॉर? एंग्लो मराठा वॉर के रिजल्ट क्या थे? The Marathas were subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of the Salwai, there was no clear victor. जो मराठास थे वो लगे हुए थे एक सीरीज ऑफ वॉर में, और जो पहली वॉर थी वो जो कि एंड हुई थी 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ. वहाँ पे उसका कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था, मतलब कोई भी क्लियरली वहाँ पे जीता नहीं था. The second Anglo-Maratha War 1803 to 5 में हुई थी. फॉट हुई थी डिफरेंट फ्रंट, लड़ी गई थी डिफरेंट फ्रंट्स पे. इसका रिजल्ट हुआ था कि जो ब्रिटिश थे वो उड़ीसा जीत गए, और जो टेरिटरीज थी नॉर्थ में यमुना रिवर के जो इंक्लूड करती थी आगरा और दिल्ली, वो उन्होंने जीत ली. The third Anglo-Maratha War 1817 to 19 crushed the Maratha power. जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी जो कि हुई थी 1817 to 19, उसमें जो मराठा पावर थी वो हार गई. पेशवा was removed and sent away to Bithur, which is near Kanpur, with a pension. The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. जो पेशवास थे उनको रिमूव कर दिया गया था और उनको भेज दिया गया था बिथुर पे जो कि कानपुर के पास है. और पेंशन के साथ जो कंपनी थी अब उसका कंप्लीट कंट्रोल था उन टेरिटरीज पे जो साउथ में थी विंध्यास के. What was the objective behind the company's new policy of paramountcy? Who introduced this policy? क्या ऑब्जेक्टिव था कंपनी का उसकी न्यू पॉलिसी के पीछे जो कि थी पैरामाउंसी की, और किसने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा था? Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 23, a new policy of paramountcy was initiated. Lord Hastings जो गवर्नर जनरल थे 1813 to 23 में एक न्यू पॉलिसी थी पैरामाउंसी की, वो इनिशिएटेड हुई थी. Now the company claimed that its authority was paramount, that is supreme. Hence, its power was greater than that of Indian states. अब जो कंपनी थी उसने क्लेम करना शुरू कर दिया कि जो उसकी अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा है, सुप्रीम है. इसका ये मतलब है कि वो ज़्यादा है किसी भी इंडियन स्टेट की पावर से. Then the 15th question is define the doctrine of the lapse. Doctrine of the lapse को define करना है. Final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General. He devised a policy that came to be known as doctrine of the lapse. जो final wave थी annexation की मतलब छीनने की, वो हुई थी under Lord Dalhousie जो कि गवर्नर जनरल थे. उन्होंने डिवाइस करी थी न्यू पॉलिसी जिसका नाम था डॉक्ट्रीन ऑफ द लैप्स. द डॉक्ट्रीन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल heir to his kingdom, then its kingdom would lapse.
पार्ट ऑफ कंपनीज टेरिटरी। जो डॉक्ट्रिन थी वो कहती थी कि अगर किसी इंडियन रूलर की डेथ हो जाती है और उसका मेल एयर नहीं होएगा कोई, तो जो उसका किंगडम है वो लैप्स कर जाएगा, दैट इज वो बन जाएगा पार्ट कंपनी की टेरिटरी का। जो एयर वर्ड है इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, मतलब एक राजा है, राजे का जो बच्चा है उसको राजा बनना है। राजा की डेथ के बाद तब तक वो सिर्फ प्रिंस होएगा। तो अगर उसका कोई सन नहीं होएगा या उसका कोई एयर नहीं होएगा तो जो उसका किंगडम है वो कंपनी के पास चला जाएगा, या अडॉप्टेड सन को भी नहीं माना जाएगा एज द एयर। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी में भी तो यही हुआ था। Then the third point is one kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम एनेक्स कर छीना जा रहा था इसी डॉक्ट्रिन को लगा के। फर्स्ट वॉज सितारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854. In what ways was the administration of the company different from that of Indian rulers? जो एडमिनिस्ट्रेशन थी कंपनी की वो कैसे डिफरेंट थी इंडियन रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन से? The British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were 3 presidencies: Bengal, Madras, and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी वो डिवाइडेड होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिनको कहा जाता था प्रेसिडेंसीज। 3 मेन प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। हर एक प्रेसिडेंसी जो थी वो एक गवर्नर उसको रूल कर रहा था, और जो सुप्रीम हेड था वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो था गवर्नर जनरल। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर जनरल थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि स्फीयर मतलब जो कि जस्टिस से लेके थे। From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत, and a civil court, दीवानी अदालत. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under a qazi and a mufti, but under the supervision of the collector. तो जो फ्रॉम 1772 था एक जो न्यू सिस्टम था जस्टिस का वो शुरू हुआ था। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको कहते हैं फौजदारी अदालत और एक सिविल कोर्ट जिसको कहते हैं दीवानी अदालत। जो मौलवीज और हिंदू पंडित थे उन्होंने इंटरप्रेट करे इंडियन लॉज की जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं वो प्रिजाइड ओवर कर रहे हैं सिविल कोर्ट्स, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो फिर भी अंडर थे किसी काजी और मुफ्ती के, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Southern Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. जो Regulating Act था 1773 का एक जो न्यू सुप्रीम कोर्ट था वो एस्टैब्लिश हुआ था, जबकि जो कोर्ट ऑफ अपील था जिसका नाम था सदर्न निजामत अदालत वो सेटअप हुआ था कैलकटा पे। The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenues and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. जो प्रिंसिपल फिगर होती थी एक इंडियन डिस्ट्रिक्ट में वो होती थी कलेक्टर की। उसका टाइटल है वही सजेस्ट करता है कि जो उसकी मेन जॉब थी वो कलेक्ट करने के लिए थी रेवेन्यूज़ और टैक्सेस, और मेंटेन करने के लिए लॉ और ऑर्डर उसकी डिस्ट्रिक्ट में हेल्प लेके जजेस, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास थी। The next question is describe the changes that occurred in the composition of the company's army. चेंजेस बताओ जो हुए थे जब जो कंपनी की आर्मी बन रही थी।
Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power rested on its military strength. जो colonial rule था इंडिया में वो लाया बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज एडमिनिस्ट्रेशन के और रिफॉर्म के, पर जो उसकी पावर थी वो मिलिट्री स्ट्रेंथ पे थी. A change occurred in the 18th century when A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Benares started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, from the Indian word Sipahi, which means soldiers. एक जो चेंज था वो हुआ था 18th सेंचुरी में, जब जो मुगल सक्सेसर स्टेट्स थी जैसे कि अवध और बनारस, उन्होंने शुरू कर दिया था लेना पीजेंट्स को अपनी आर्मीज के लिए और उनको ट्रेन करा था प्रोफेशनल सोल्जर्स की तरह. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी अडॉप्ट करा यही सेम मेथड जब उसने शुरू करी रिक्रूटमेंट अपनी खुद की आर्मी के लिए, जिसका नाम था सिपाही आर्मी, जिस फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, जिसका मतलब होता है सोल्जर्स. As warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. The soldiers of the company's army had to keep pace with the changing military requirements, and its infantry regiments now became more important. जब जैसे जैसे वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज हुई 1820s से, तो जो कैवलरी रिक्वायरमेंट थी कंपनी की आर्मी की वो कम होने लगी. जो सोल्जर्स थे कंपनी की आर्मी के, उनको पेस रखना पड़ता था चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स के साथ, और जो उसके इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थे वो मोर इम्पोर्टेंट बन चुके हैं. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. अर्ली 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे उन्होंने शुरू कर दिया था डेवलप करना एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. जो सोल्जर्स थे वो इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड थे यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग से, ड्रिल और डिसिप्लिन जो रेगुलेट करता था उनकी लाइफ फार मोर देन बिफोर.